हाँ जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून बच्चों। की हाल है? सब मौज बाहर है? कट रही है तुम्हारी? हाँ जी सर, बिल्कुल कट रही है। आज मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट सी सिंह तोमर जीएसटी की अमेंडमेंट लेके आया हूं फॉर द सितंबर 2024 एग्जाम। ऑल्सो दीज आर एप्लीकेबल इन जनवरी 2025 एग्जाम, बट ये अभी स्पेसिफिकली जो इंस्टीट्यूट ने इशू करी है वो सितंबर 2024 एग्जाम के लिए, ठीक है। मतलब सितंबर तक की अपडेट्स हैं, क्लियर है। और काफी कोई बहुत सारी अमेंडमेंट्स हैं, मतलब अच्छी खासी अमेंडमेंट है। ऑलमोस्ट अगर मैं देखा जाए तो आप सप्लीमेंट्री का डाउनलोड करोगे तो टोटल 35 पेजेस का सप्लीमेंट्री है। बट मेरे बच्चों, आपके लिए मैंने ये ऑलमोस्ट 8 से 9 पेजेस में समराइज करा है, लेकिन इसे दो पार्ट में डिस्कस करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 बोले तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे अपनी फर्स्ट बुक के ऊपर, पहले बुक के ऊपर काम करेंगे, फिर सेकंड बुक के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। आपको बहुत समराइज तरीके से मैंने डिस्कस करा है, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली अमेंडमेंट की। और बेटा इनको प्लीज पढ़ के जाना, क्योंकि एग्जाम में अमेंडमेंट से भी ऑलमोस्ट कम से कम 5-10 नंबर के क्वेश्चन आ ही जाते हैं डिट्टो, ठीक है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, ठीक है। और अगर जिन भी बच्चों को ये नोट्स चाहिए होंगे अमेंडमेंट के लिए, तो आप मुझे नीचे लिंक दे दिए मैंने गूगल ड्राइव की, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, मैंने वहां पे अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। बाकी आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कर सकते हो मैसेज, आप व्हाट्सएप से भी सारा काम कर सकते हो। अभी के लिए हम अमेंडमेंट शुरू करेंगे, प्लीज ध्यान दो, ध्यान से इंपॉर्टेंट है। और लाइक करना अगर वीडियो अच्छी लगे एंड तक, ठीक है। बहुत सारी अमेंडमेंट है, पहले मैं आपको फर्स्ट बुक की अमेंडमेंट करूंगा, दिस इज योर पार्ट 1, फिर आएगा पार्ट 2। सबसे पहले बेटे बच्चे इधर देखो, सबसे पहली अमेंडमेंट जो आ रही है वो कौन से चैप्टर से आ रही है, विच इज हमारे लिए जो चैप्टर आ रहा है वो आ रहा है सप्लाई, ठीक है। सप्लाई में अमेंडमेंट क्या है? अमेंडमेंट नंबर 1, अमेंडमेंट नंबर 1 याद करो, नेगेटिव लिस्ट सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 क्या बोलता था? कहता था 6 चीजें इंटर के हिसाब से देखे जाए तो 6 चीजें आपकी नेगेटिव लिस्ट से बाहर थी। याद करो क्या कहता है? एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप, कोर्ट ट्रिब्यूनल की सर्विसेज, ठीक है, एमपी एमएलए की सर्विसेज, डिसीज की सर्विसेज, लैंड एंड बिल्डिंग अगर आप बेच रहे हो आफ्टर दी कंप्लीशन, और एक था आपका एक्शनेबल क्लेम। तो जो लास्ट वाला है एक्शनेबल क्लेम, उसमें अमेंडमेंट है वो क्या है? कहता है एक्शनेबल क्लेम का थोड़ा दायरा बढ़ा दिया है। कहता है एक्शनेबल क्लेम पे नेगेटिव लिस्ट है, मतलब वो नाइदर आ सप्लाई नॉर नाइदर अ सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर अ सप्लाई ऑफ सर्विस। बट इन्होंने बोला था सप्लाई एक्शनेबल क्लेम को पे जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन एक्सेप्ट बैटिंग लॉटरी गैम्बलिंग, मतलब इन पे जीएसटी लगेगा, इन पे जीएसटी लगेगा। अभी इन्होंने यहां पे 3 चीजें और ऐड कर दी हैं, क्या क्या? ऑनलाइन मनी गेमिंग, जिसने भी आपके ऑनलाइन मनी गेमिंग आते हैं ना, आपको वो बिंजो, पता नहीं कौन कौन से आते हैं, बहुत सारे आते हैं, लूडो वूडो, जिनमें आप गेम खेलते हो और पैसे जीत रहे हो, तो वो ऑनलाइन मनी गेमिंग। तो जितनी भी कंपनीज आप पैसा दे रहे हो, ऑनलाइन मनी गेमिंग वगैरह, कसिनो या हाउस राइडिंग वगैरह, इन तीनों को इन्होंने ऐड करा है। मतलब अब दीज आर ऑल्सो टैक्सेबल अंडर अ जीएसटी, और इनका टैक्स रेट भी दिखा दिया इन्होंने, कितना? 28% का टैक्स रेट लगेगा। दैट इज अमेंडमेंट नंबर 1। आपका जो एक्शनेबल क्लेम है वो जीएसटी में पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है, बट एक्शनेबल क्लेम से पहले 3 चीजें बाहर थी, अब 6 चीजें बाहर हो गई हैं। 3 चीजें कौन सी थी? दैट मींस बैटिंग लॉटरी गैम्बलिंग, वो तो जीएसटी से बाहर थी, मतलब कहीं ना सॉरी नेगेटिव लिस्ट से बाहर थी, तो दैट मींस जीएसटी में टैक्सेबल था। अब ये 3 चीजें भी जीएसटी में टैक्सेबल है, मतलब अगर ये दिखती हैं आपको एग्जांपल में तो आप इन पर टैक्स लगाने वाले हो 28%। नाउ अमेंडमेंट नंबर 2, ये अमेंडमेंट नंबर 2 क्या है? कहता है सर जो आप घूमने जाते हो ना, मूवी देखने जाते हो, ओ हो, हर संडे मूवी देखने जाते हो, ठीक है, और मूवी देखते देखते आपको याद आता है कुछ चरने के लिए नहीं है क्या? पॉपकॉर्न नहीं है क्या? पिज्जा नहीं है क्या? सैंडविच नहीं है क्या? तो आप जो इंटरवल में बाहर निकलते हो और कुछ ठूसने के लिए ढूंढते हो, तो वो जो ठूसने के लिए जो जगह मिल रही है, इन्होंने इसके लिए एक एग्जाम्पशन, एक नोटिफिकेशन निकाली है, अमेंडमेंट निकाली है कि जो भी फूड एंड बेवरेज सिनेमा हॉल में सप्लाई किया जा रहा है, सर अगर वो इंडिपेंडेंटली सप्लाइड है, यहां पे एक एक्सप्लेनेशन मानो या अमेंडमेंट मानो, सर जो इंडिपेंडेंटली सप्लाइड, मतलब सर उसका मूवी से लेना देना नहीं है, मतलब वो वहां पर है बट आप मूवी देखो, जरूरी नहीं है आपको खरीदना या नहीं खरीदना, आप नॉर्मल आपको मन करता है आप खरीदोगे, तो वो इंडिपेंडेंटली सप्लाई माना जाएगा, और उसे ये मानेंगे एज अ रेस्टोरेंट सर्विस, क्योंकि उसमें गुड्स एंड सर्विस दोनों है, तो वो कहते हैं ये बंडल्ड है, लेकिन हम इसे मानेंगे रेस्टोरेंट सर्विस, और वो रेस्टोरेंट सर्विस की तरह टैक्सेबल होगा। तो जो भी रेस्टोरेंट सर्विस का टैक्स रेट है वो लगेगा। लेकिन अगर आपने बोला कि सर वो कॉम्बो में दिया जा रहा है, मतलब जब मैंने मूवी टिकट बुक करी, तो याद करो बुक माई शो पे अगर आप टिकट बुक करोगे तो आपको साथ में ही एक ऑप्शन आएगा एडिशन,
एडिशन में बोलेगा पॉपकॉर्न ऐड कर लो, ये ऐड कर लो, वो ऐड कर लो। तो अगर आपने टिकट में ही ऐड कर लिया और फिर आपने टिकट बुक किया तो वो माना जाएगा कि कंपोजिट सप्लाई है, वो टिकट में ही माना जाएगा कि भैया वो टिकट है। और उसमें कंपोजिट सप्लाई में आपको रेस्टोरेंट से नहीं लेना देना, फूड से लेना देना नहीं है, मूवी टिकट का ही टैक्सेबल सप्लाई माना जाएगा। मतलब प्रिंसिपल सप्लाई यहां पे क्या हो जाएगी, मूवी टिकट। खत्म। अमेंडमेंट नंबर 3, सर अगर आपने कोई भी अपनी होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के कोई भी शेयर वगैरह खरीदे या बेचे तो क्या वो सप्लाई मानी जाएगी? द आंसर इज नो। इस पे क्लैरिफिकेशन आ चुकी है, उसकी कोई सप्लाई मानी नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी और मनी पहले ही जीएसटी की डेफिनेशन से, गुड्स एंड सर्विस की डेफिनेशन से बाहर होते हैं। तो अगर सिक्योरिटी में इंक्लूडिंग शेयर, तो अगर आपने होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी में शेयर लगाए हैं या बेचे हैं तो वो आपकी सप्लाई मानी नहीं जाएगी। खत्म हो गई अमेंडमेंट ऑफ सप्लाई चैप्टर। कितनी अमेंडमेंट है मेरे बच्चे? 3 अमेंडमेंट है। पहला, एक्शनेबल क्लेम पहले बार था बट जीएसटी में 3 चीजों को इंक्लूड किया था, लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग। अभी 3 के अलावा 3 और ऐड हो गया है। कौन कौन सा? ऑनलाइन मनी गेमिंग, कसिनो और हॉर्स राइडिंग। दूसरा, अगर आपको रेस्टोरेंट जो फूड एंड बेवरेज सप्लाई हो रहा है सिनेमा मॉल में, अगर इंडिपेंडेंटली आप अलग से खरीद रहे हो तो वो रेस्टोरेंट सर्विस ट्रीट की जाएगी। और अगर मूवी टिकट के साथ में आपने बुक कर लिया तो वो मूवी टिकट में ही इंक्लूड कर दिया जाएगा, उसी पे मूवी टिकट वाला रेट ही लगेगा। ठीक है। आप शेयर वगैरह खरीद रहे हो, बेच रहे हो, तो चाहे होल्डिंग कंपनी हो, सब्सिडरी कंपनी हो, शेयर हमारे लिए जीएसटी में टैक्सेबल नहीं है क्योंकि दीज आर सिक्योरिटी। नाउ अगली अमेंडमेंट आ रही है चार्जिंग और आरसीएम में। चार्जिंग और आरसीएम में क्या है? डायरेक्टर वाली पे अमेंडमेंट है। याद करो, डायरेक्टर अगर कोई भी सर्विस, चाहे वो होल टाइम डायरेक्टर या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था, जिसका टीडीएस 192 में नहीं कट रहा, क्योंकि 192 बोले तो एम्प्लॉय रिलेशनशिप जिसपे जीएसटी लगता ही नहीं था, जिसका टीडीएस कट रहा है 194J बोले तो प्रोफेशनल सर्विस। तो अगर डायरेक्टर ने कोई भी प्रोफेशनल सर्विस दी कंपनी को तो उस सर्विस पे टैक्सेबल जो होगा वो अंडर आरसीएम हो जाएगा। दैट मींस कंपनी इज लायबल टू पे टैक्स, कंपनी इज लाइबल टू पे टैक्स। बट अगर डायरेक्टर कोई ऐसी सर्विस दे रहा है विच इज इन हिज पर्सनल कैपेसिटी, जो डायरेक्टर की कैपेसिटी में नहीं है, फॉर एग्जांपल उसने रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी कंपनी को रेंट पे दे दी, तो इसका डायरेक्टरशिप से कोई लेना देना नहीं है, तो उसमें आरसीएम नहीं लगेगा। एक्सप्लेनेशन है, वो टैक्सेबल होगा अंडर अ नॉर्मल स्कीम एफसीएम, और उसमें डायरेक्टर इज लाइबल टू पे जीएसटी। नॉर्मल अमेंडमेंट है। दूसरा, ये अमेंडमेंट आपको यहां भी मिलेगी और एग्जाम्पशन में मिलेगी। सर कह रहा है सर्विस, ध्यान सुनना ये इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी या यूनियन टेरिटरी, अगर कोई भी सर्विस किसी भी बिजनेस एंटिटी को देते हैं आरसीएम लगेगा। कोई भी सर्विस रेंटिंग ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी छोड़ के, अगर रेंटिंग ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी बिजनेस या नॉन बिजनेस, जनरली होता क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, यूनियन टेरिटरी, अगर ये नॉन बिजनेस एंटिटी को देते हैं, ठीक है, बिजनेस एंटिटी को देंगे तो आरसीएम, नॉन बिजनेस एंटिटी पहले ही एग्जेम्प्ट हो जाता है। ठीक है। अब यहां पे कह रहा है रेंटिंग ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी में दोनों है, चाहे वो बिजनेस है चाहे वो नॉन बिजनेस है, किसी को भी देंगे टैक्सेबल होगा और अंडर आरसीएम। बट यहां पे इन्होंने अमेंडमेंट डाली कि सर जो सर्विस है उनमें स्पेसिफाइड सर्विस को छोड़ के, मतलब स्पेसिफाइड सर्विस में गवर्नमेंट खुद टैक्स भरेगी। क्लियर है। तो यहां पे स्पेसिफाइड सर्विस का थोड़ा दायरा बढ़ा दिया इन्होंने। पहले होता था सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, अब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे भी आ गया है, मतलब 3 की जगह 4 हो गए आपके लिए। सबसे पहले स्पेसिफाइड सर्विस में क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, और अब रेलवे ऑफ मिनिस्ट्री भी अगर कोई सर्विस दे रहा है, और साथ में वेसल्स एयरक्राफ्ट से रिलेटेड या गुड्स एंड पैसेंजर सर्विस, तो भी आपको गवर्नमेंट एफसीएम लगाएगी, जीएसटी में आरसीएम नहीं लगने वाला। और ऐसे ही अगर उसने रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी दिया तो सर कोई भी आएगा वो एनी पर्सन पे आ जाएगा। लेकिन अगर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे दे रही है, कौन दे रही है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, तो उसमें एफसीएम ही लगेगा, उसमें आरसीएम नहीं लगेगा। ठीक है, उसमें आरसीएम नहीं लगेगा। खत्म। ठीक है, नॉर्मल। फिर आता है पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। दिस इज इंपॉर्टेंट। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस का मतलब क्या है? सर अगर याद करो सर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5, 9 सबसेक्शन 5 में क्या था कि अगर आपने कोई भी सर्विस ईसीओ के थ्रू दी, 5 सर्विसेज थी। कितनी सर्विस थी? 5। ठीक है, 5 को डिवाइड कर दूंगा मैं, 4 ही थी वैसे, 5 बना दूंगा। उन 5 सर्विसेज के अंदर अगर आपने कोई भी सर्विस ईसीओ के थ्रू दी तो ईसीओ आर लायबल टू पे टैक्स। जिसमें क्या क्या था याद करो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, जहां पे आपकी याद आती थी, यही आता था सारा। ठीक है, ओला उबर वगैरह वगैरह से। दूसरा अकोमोडेशन, होटल इन गेस्ट हाउस वगैरह। तीसरा आपने रेस्टोरेंट वगैरह की सर्विस दी जहां पे आपका स्विगी जोमेटो वगैरह आ जाता था। और चौथा आपका जो भी क्लीनिंग और मेंटेनेंस बोले तो अर्बन क्लैब वगैरह आ जाता था। ये 4 ही होती थी। अब मैं 4 की जगह एक और बना दूंगा कि सर इन्होंने बोला जो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दी ना, अगर किसी ने भी दी है बाय ईसीओ, तो यहां पर अगर आपने बाय रेडियो टैक्सी बोले तो ओला उबर वगैरह, मोटर कैब, मैक्सी कैब या मोटरसाइकिल बोले तो जितने भी आपके मोटर कैब वगैरह चल रही है, ये जितना भी चल रहा है ना, रैपिडो वगैरह, इन सब में से किसी के भी थ्रू सर्विस दी। मतलब मैं कह रहा हूं, मैं
ओला वाला हूं, मैं कैब ड्राइवर हूं, मैं अपनी गाड़ियां ओला के थ्रू चलवा रहा हूं, तो पॉइंट इज ओला इज लाइबल टू पे टैक्स, मेरे टैक्स देने की जरूरत नहीं है, तो ओला टैक्स देगी, ओला देगी, क्लियर है। बट अगर मैं ओमनी बस चला रहा हूं, बोले तो शटल, क्या चला रहा हूं, शटल, तो पॉइंट ये कि शटल जो चला रहा है क्या वो ईसीओ के थ्रू चल रहा है, पहले भी ये था कि आरसीएम ही लगेगा, मतलब ईसीओ इज लाइबल टू टैक्स, पर अब हुआ कि क्या जिसकी बस है जो बस चलवा रहा है ओला शटल के थ्रू, दैट इज ईसीयू के थ्रू, क्या वो खुद कंपनी है? इफ आंसर इज यस, अगर वो कंपनी है तो आरसीएम नहीं लगेगा, कंपनी इज लाइबल टू पे टैक्स, दैट मींस उसमें ईसीयू लाइबल टैक्स नहीं देगा। दिस इज इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट ईसीयू में। दस अगर आप ओमनी बस के थ्रू ईसीयू की सर्विस दिलवा रहे हो तो उस केस में आप चेक करोगे कि जो मेन सप्लायर है जिसकी वो, दैट मींस कंपनी है वो, जिसकी वो बस है, वो बस अगर कंपनी वाले की है तो कंपनी इज लाइबल टू पे टैक्स, अगर कंपनी नहीं है तो नॉर्मल ईसीयू इज लाइबल टू पे टैक्स, ठीक है। बाकी सब ठीक है, ये अमेंडमेंट पार्ट है, ठीक है, कि अगर कंपनी है तो उसमें ईसीयू इज नॉट लाइबल टू पे टैक्स। खत्म हो गया मेरा सर यहां पे सेक्शन नंबर 9 की अमेंडमेंट है ये, बेसिकली चार्जिंग और आरसीएम की। आगे चलते हैं। टाइम ऑफ सप्लाई, छोटी सी अमेंडमेंट है यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई में। सिंपल ये है कि सर आपको याद है सेक्शन 12 गुड्स के केस में आप कहते थे, सेक्शन नंबर 12 गुड्स के केस में जो टाइम ऑफ सप्लाई होता था वो होता था अर्लियर ऑफ एक्चुअल इनवॉइस डेट और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस अंडर सेक्शन 31। वहां पे पेमेंट रेलिवेंट नहीं होती थी, दैट मींस आपको पेमेंट बाय नोटिफिकेशन डिलीट कर दिया जाता था, मतलब एडवांस अगर आया गुड्स से रिलेटेड तो आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, विल नॉट बी लाइबल टू पे टैक्स, क्लियर है। तो मतलब गुड्स के केस में, सर्विस के केस में होता था, गुड्स के केस में आपको सिर्फ दो चीज चेक करनी थी अंदर एफसीएम, आरसीएम की बात नहीं कर रहा, फॉरवर्ड चार्ज में कि आपने गुड्स को बेचा, जब आपने इनवॉइस काटा और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर, जो भी है उस टाइम तक आपका टाइम ऑफ सप्लाई होगा, उस महीने की अगले 10 तारीख 11 तारीख तक आपको जीएसटीआर फाइल करनी पड़ेगी, ठीक है, मतलब आपको उस महीने की टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। बट अगर आप कौन हो, ऑनलाइन गेमिंग सर्विसेज, दैट मींस क्या बोला उन्होंने, दैट मींस एक्शनेबल क्लेम, क्लियर है, मतलब आप बोले तो मतलब एक्शनेबल क्लेम यहां पे मैं बोलूं तो ऑनलाइन गेमिंग सर्विसेज वगैरह अगर आप हो या फिर कसिनो वगैरह के चला रहे हो तो जो आपको एडवांस आ रहा है उस पे भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। नॉर्मली बोलूं तो सर पेमेंट इज रेलिवेंट ओनली फॉर एक्शनेबल, मतलब पहले पेमेंट रेलिवेंट ही नहीं थी गुड्स के केस में, क्योंकि गुड्स की डेफिनेशन में एक्शनेबल क्लेम को इंक्लूड किया जाता है, तो नाउ एक्शनेबल क्लेम इंक्लूड है गुड्स की डेफिनेशन में, तो गुड्स के लिए पेमेंट रेलिवेंट नहीं है बट एक्शनेबल क्लेम के लिए पेमेंट रेलिवेंट है। तो एक्शनेबल क्लेम तो नेगेटिव लिस्ट से बाहर है, लेकिन वो जो 6 चीजें हैं जो अभी नई अमेंडमेंट के हिसाब से आई उनके केस में इवन इन केस ऑफ एडवांस आपको जीएसटी देना पड़ेगा, ठीक है। तो नॉर्मल गुड्स की सप्लाई में इनवॉइस इज रेलिवेंट, लेकिन एक्शनेबल क्लेम के वो 6 केस के अंदर पेमेंट इज रेलिवेंट, पेमेंट और इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर, तो पेमेंट के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। सर अगली अमेंडमेंट है प्लेस ऑफ सप्लाई, ये मैंने क्लास में ही कवर करी थी। अगर आपने अपना गुड्स, ठीक है, मान लो सर सेक्शन 10 ऑफ आईजीएसटी यहां पे है, सेक्शन 10 क्या बोलता है, अगर गुड्स आप सप्लाई कर रहे हो तो वहां पे 2 केस बनते थे, मूवमेंट है या मूवमेंट नहीं है। अगर मूवमेंट है तो जहां डिलीवरी एंड हुई वही प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाती थी, और अगर आपने बोला मूवमेंट नहीं है तो जहां हमने गुड्स अवेलेबल कराया, जहां बायर लेके गया वही प्लेस ऑफ सप्लाई मानी गई। पर अगर मैंने सप्लाई करी ओवर द काउंटर, मतलब मैंने तो अवेलेबल करा दिया, मेरी दुकान है, आप सामान ले जाओ, मैं कहीं नहीं भेज रहा, मैं डिलीवरी नहीं करा रहा, आप खुद गुड्स उठा के ले गए और आप इस गुड्स को दूसरे स्टेट में डिलीवरी करा रहे हो, बायर जी, मैं नहीं, बायर गुड्स उठा के ले जा रहा है मेरे सामने से और इसके दूसरे स्टेट में डिलीवरी करा रहा है, तो उस केस में आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, अगर बायर रजिस्टर्ड है तो उसकी लोकेशन, और अगर बायर रजिस्टर्ड नहीं है तो उसका एड्रेस, और अगर एड्रेस नहीं है तो ऑफ कोर्स प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ सप्लायर। दैट मींस इस केस में अवेलेबल वाली लोकेशन नहीं मानी जाएगी, मतलब अगर गुड्स अवेलेबल होके आपने मूवमेंट कराई, सप्लायर जी आपने मूवमेंट कराई, तो जहां डिलीवरी एंड हो रही है वो सप्लाई मानी जाएगी, और अगर गुड्स लेके जा रहा है कौन कौन, बायर अपनी जिम्मेदारी पे, लेकिन वो स्टेट दूसरा, अगर सेम स्टेट में तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो आप उसी स्टेट में मान लो, दैट मींस वही अवेलेबल मान लो उसी स्टेट में, बात खत्म। लेकिन आपने अवेलेबल कराया और फिर वो दूसरा स्टेट में लेके गया, तो देख लो कि अगर वो रजिस्टर्ड है तो उसकी लोकेशन, रजिस्टर्ड नहीं है तो जिस स्टेट में वो लेके जा रहा है उसका एड्रेस अगर आपको पता है तो वो, और अगर एड्रेस नहीं है तो ऑफकोर्स प्लेस ऑफ सप्लाई। बस इतनी सी अमेंडमेंट है। 2 क्लैरिफिकेशन है यहाँ पे, छोटी छोटी क्लैरिफिकेशन है, इस पे एक केस स्टडी बन जाएंगे। सिंपल क्लैरिफिकेशन है एडवर्टाइजिंग से, मान लो मैं एडवर्टाइजमेंट हूं, मुझे प्रोफिशिएंसी एक एडवर्टाइजमेंट करना है, लेकिन मेरे पास स्पेस नहीं है, तो मुझे एक बिल्डिंग मिल रही है, एक होर्डिंग मिल रही है, बड़े बड़े जैसे फ्लाईओवर निकलते हैं तो फ्लाईओवर के साथ में होर्डिंग लगी होती है। अब मुझे उन होर्डिंग पे अपना एडवर्टाइजमेंट करना है, उसके लिए स्पेस चाहिए। तो अगर मैं उस स्पेस, जो भी वो एडवर्टाइज, जिनकी भी होर्डिंग या जिनकी भी बिल्डिंग है जहां पे वो होर्डिंग लगी हुई है, जो बिल्डिंग लगी है जहां पे मुझे एडवर्टाइजमेंट लगाना है, तो उससे मैं जो वो स्पेस
परचेज कर रहा हूं, तो वो जो स्पेस सप्लाई कर रहे हैं मेरे को, ठीक है, जिनका वो होर्डिंग है या जिनकी वो बिल्डिंग है जहां पे मुझे वो एडवर्टाइजमेंट लगाना है। मान लो मुझे एक बिल्डिंग पसंद आ गई, मैंने कहा यार बिल्डिंग बढ़िया जगह है, अगर इस बिल्डिंग में मेरा एडवर्टाइजमेंट लग जाए, इस पे एक बोर्ड लग जाए, मजा ही आ जाए, सब जगह दिखेगा। तो मैं उस बिल्डिंग ओनर के पास गया और मैंने कहा सर ये बिल्डिंग का स्पेस मुझे दे दो, मैं आपको रेंट दूंगा। तो वो स्पेस जो उसने सेल किया, उस स्पेस की प्लेस ऑफ सप्लाई कहां मानी जाएगी? वो मानी जाएगी जहां पे वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है या जहां पे होर्डिंग सिचुएटेड है, वो मानी जाएगी लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन दूसरा क्लेरिफिकेशन ये है कि प्लेस नहीं चाहिए, प्लेस तो किसी और का है। अब मैंने एक कंपनी हायर कर ली, मैंने कहा सर आप मेंटेन करोगे, मैंने प्लेस लगा दिया है, अब इसमें कुछ भी दिक्कत आती है, कल को बारिश आए, तूफान आए, ये टूटे फूटे, ये आपको इसे मेंटेन करना है 6 महीने के लिए। 6 महीने तक ये एडवर्टाइजमेंट हटना नहीं चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है इसको मेंटेन करना कि ये डिस्प्ले से हटना नहीं चाहिए। तो इस केस में मैं आप लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई जो सर्विस दे रहे हो वो क्या दोगे? अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हो, आप एडवर्टाइजिंग कंपनी जो आप मुझे एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, अगर मैं जिसका आप मेरा सामान संभाल के रख रहे हो, मेरी एडवर्टाइजमेंट की लोकेशन को मेंटेन करके रख रहे हो, तो अगर मैं मतलब बायर रजिस्टर्ड है तो मेरी लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी, और अगर मैं अनरजिस्टर्ड हूं तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल द एड्रेस, अगर अवेलेबल है तो वो एड्रेस, और अवेलेबल नहीं है तो प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन ऑफ सप्लाई। मतलब ध्यान सुनो क्या बोला मैं, मतलब मैंने एक बंदे को हायर करा, मिस्टर ए को, मैंने कहा प्रोफेशन सी मैं हूं, मेरा एडवर्टाइजमेंट लग गया मिस्टर सी की बिल्डिंग में। मान लो यहां पे बताता हूं, जैसे मानो, ठीक है, मैं कह रहा हूं मैं हूं प्रोफेशन सी ए, ठीक है, प्रोफेशन सी ए, और प्रोफेशन सी ए का एडवर्टाइजमेंट हमें लगाना है मिस्टर बी की एक प्रॉपर्टी है, मिस्टर बी की एक प्रॉपर्टी है यहां पे, ठीक है, और इसको मेंटेन कौन करेगा? मिस्टर सी कह रहा है भैया आप 6 महीने तक के लिए फ्री हो जाओ, 6 महीने तक कुछ भी दिक्कत आई हम देखेंगे। तो इसके लिए जो ये सर्विस जो मिस्टर बी के लिए है, उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई जो होगी, जो ये वाली मैंने स्पेस परचेज करा, तो स्पेस के लिए जो परचेज होगी वो तो लोकेशन होगी, और जो ये मैंने एडवर्टाइजमेंट मेंटेन करने के लिया, वो सर्विस की जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी, वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी कि मेरी लोकेशन अगर अवेलेबल है, मैं रजिस्टर्ड हूं तो, या मेरा एड्रेस अवेलेबल है तो, और अगर मेरा एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो मेरी सप्लाई मानी जाएगी that is location of supplier। एग्जेम्पशन में वही एग्जेम्पशन है, कहता है जहां जहां सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट है, यूनियन टेरिटरी है, वहां पे जो स्पेसिफाइड सर्विसेज का है उसका दायरा बढ़ा दिया है, जहां जहां डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट था वहां मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को ऐड कर दिया गया है। बस इसमें यही अमेंडमेंट है। 2 नई अमेंडमेंट आई है। 2 नई अमेंडमेंट क्या है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी है, ठीक है, आपने उसको सर्विस दी है, उनको वाटर सप्लाई करिए, पब्लिक हेल्थ करिए, या सैनिटेशन की सर्विस दी है, या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट उनका सही करा है, या कोई भी स्लम इंप्रूवमेंट है, मतलब गवर्नमेंट अथॉरिटी बोले तो कोई भी हॉस्पिटल वगैरह जहां का वेस्ट मैनेजमेंट कर रहे हो, या कोई भी जहां जो भी अथॉरिटी है जिसे वाटर सप्लाई कर रहे हो, तो उस केस में आपको जो वाटर सप्लाई पे गवर्नमेंट अथॉरिटी पैसा दे रही है उस पे आपको कोई जीएसटी लगाने की जरूरत नहीं है। और जो भी सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज हो रही है, जो भी सैटेलाइट लॉन्च हो रही है, उन पे जो भी सर्विसेज दी जा रही है, लॉन्चिंग सर्विस, उस पे कोई जीएसटी लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, तो शुरू करते हैं बेटा सेकंड बुक की अमेंडमेंट, और अब हमारा चैप्टर है रजिस्ट्रेशन। छोटी छोटी अमेंडमेंट है सेकंड बुक में, ज्यादा बड़ी अमेंडमेंट नहीं है। सेकंड बुक की पहली अमेंडमेंट है रजिस्ट्रेशन के नाम पे। सर आपको पता है कि जब भी आप नया रजिस्ट्रेशन लेते हो तो आपको पैन और आधार ऑथेंटिकेट करना पड़ता है। आधार ऑथेंटिकेट में आपको पता है कि आपको आधार ऑथेंटिकेट करने के लिए 15 दिन मिलते हैं। तो नाउ अगर आपने आधार ऑथेंटिकेट कर दिया तो बढ़िया, नहीं करा तो आपको फिजिकल वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। वही एक अमेंडमेंट है कि इनकेस अगर आप फिजिकल वेरिफिकेशन करता है, पीओ को लगता है, पीओ को कब लग सकता है? या तो आपने खुद ही आधार ऑथेंटिकेट में फेल हो गए, या आपने ऑप्शन ही नहीं चूज किया था, या आपने किया तो था पर पीओ को लगता है नहीं नहीं यार इस बंदे को तो पढ़ के आधार ऑथेंटिकेट आधार ऑथेंटिकेट छोड़ो, इसका तो फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना है। या आप रिस्क पैरामीटर, याद है गुजरात के रिस्क पैरामीटर में आते हो, तो इन चारों में से कोई भी केस होता था जहां पे पीओ को लगता था फिजिकल वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, और वो 30 दिन देता था कि भैया आपको सबमिशन के बाद 30 दिन, जिस दिन आपका सबमिट होगा उसके 30 दिन के अंदर फिजिकल वेरिफिकेशन करना है। छोटी सी अमेंडमेंट है, फिजिकल वेरिफिकेशन होगी, बट उस टाइम लिखा था लॉ में कि फिजिकल वेरिफिकेशन होगी इन दी प्रेजेंस ऑफ एसएससी, मतलब पीओ के सामने भैया आप प्रेजेंट होने चाहिए। बट अब अमेंडमेंट ये है कि आपका फिजिकल प्रेजेंस होना जरूरी नहीं है, बात खत्म। ठीक है, तो इस पर छोटी सी केस स्टडी बन सकती है एग्जाम में कि सर आप फिजिकल प्रेजेंट नहीं हो और पीओ ने ये रिजेक्ट कर दिया कि आपका फिजिकल वेरिफिकेशन इनवैलिड हो गया क्योंकि आप प्रेजेंट नहीं थे। ना तो सर ऐसा कुछ नहीं है, आपका प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है। दूसरी अमेंडमेंट
अमेंडमेंट अगेन छोटी है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, छोटी सी तो है सर। आपको बैंक, जब आप नया रजिस्ट्रेशन लोगे तो आपको अपनी बैंक डिटेल सबमिट करनी पड़ेगी। कब सबमिट करनी पड़ेगी? जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन मिल रहा है या आपने जीएसटीआर रिटर्न फाइल करी है, जीएसटीआर 1 विच एवर इज अर्लियर, उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको फाइल करनी है। नॉर्मली बोलूं तो ऑफकोर्स रजिस्ट्रेशन बनने के बाद ही आप जीएसटीआर 1 फाइल करोगे, तो आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट होने के 30 दिन के अंदर अंदर करनी पड़ेगी। ये नई अमेंडमेंट है, आपको करना ही करना पड़ेगा। और नहीं करा तो सर क्या होगा? सर आपका अगर बैंक डिटेल सबमिट नहीं हुई तो आपका ऑटोमेटिकली सस्पेंशन हो जाएगा जब तक आप सबमिट नहीं कर देते। कैंसिल नहीं होगा, सबमिशन नहीं हुआ तो सस्पेंशन हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका कैंसिलेशन हो गया, अमेंडमेंट नंबर 4, सर अगर आपका कैंसिलेशन हो गया है तो टाइम लिमिट क्या है? रिवोकेशन। पहले टाइम लिमिट थी 90 दिन, 30 दिन, अभी अमेंडमेंट करके इन्होंने कितनी कर दी? 90 दिन, और एक्सटेंशन अलाउ है अगले 180 दिन के लिए। मतलब सिर्फ टाइम लिमिट चेंज करिए। पहले आप जिस दिन आपको कैंसिलेशन नोटिस आया था उसके 30 दिन के अंदर अंदर आप रिवोकेशन फाइल कर सकते थे, पर अब 70 दिन, अब 60 दिन और बढ़ गए, दैट मींस 90 दिन हो गए। और एक्सटेंशन भी आपको 30 दिन ओरिजिनल पीरियड अलाउ था, फिर एसी या डीसी आपको अलाउ कर देता था 30 दिन, और अब वो कर सकता है 180 दिन। मतलब टोटल आपके पास 270 दिन अवेलेबल है टू फाइल रिवोकेशन, है ना, ठीक है, नॉर्मल। दूसरा है कि अगर आप ऑनलाइन गेमिंग वगैरह में हो और आप जो ऑनलाइन गेमिंग वगैरह वो आउटसाइड इंडिया अगर आप कर रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए पैन और आधार नहीं देना चाहिए ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर आप इंडिया के बाहर बैठे हो तो आपका इंडिया का पैन और आधार नहीं होगा, तो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में याद है नॉन रेजिडेंट को उसका वहां का कंट्री का ओरिजिन का जो भी उसका पासपोर्ट वगैरह होता था वो, और वो जो उसकी वहां की आइडेंटिटी प्रूफ होती थी उस पे दे देते थे। तो ऐसे यहां भी डिटेल आएगी, बट अभी उसके लिए पैन और कहीं ना कहीं आधार की लिमिट नहीं है। छोटी छोटी अमेंडमेंट है, ठीक है। ईसीओ की बात करें तो कह रहा है न्यू कंडीशन इंसर्ट हुई है किसके लिए? कि रजिस्ट्रेशन जो चाहिए आपको, जो ईसीओ कर रहा है अदर देन सेक्शन 95 में, याद है वो 4 पॉइंट थे, है ना, अकोमोडेशन वगैरह, फूड वगैरह, उनको छोड़ के नॉर्मल ईसीओ अगर सप्लाई कर रहा है तो उसको सर रजिस्ट्रेशन लेने की पहले उसको मैंडेटरी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना था। अभी उसको रजिस्ट्रेशन 10 लाख 20 लाख तक की एग्जाम्पशन है कि अगर उसकी टर्नओवर 10 लाख 20 लाख तक है तो उसे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और साथ में कुछ कंडीशन भी लगाई है, ये नई कंडीशन है। कहता है क्या कि वो उन पीरियड में कोई इंटरस्टेट सप्लाई नहीं करेगा। बेटा इंटरस्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट नहीं करेगा। वो गुड सप्लाई कर रहा है जो ईसीओ, वो किसी एक स्टेट से ज्यादा नहीं करेगा, सिर्फ एक स्टेट में करेगा। सच पर्सन के पास पैन होना चाहिए और वो सप्लाई करने से पहले ये डिटेल सबमिट करेगा, पैन, एड्रेस और स्टेट, ठीक है। और ये पर्सन अपने लिए एक इनरोलमेंट नंबर लेगा, मतलब इसे रजिस्ट्रेशन नंबर लेने की जरूरत नहीं है, इनरोलमेंट नंबर लेके चलेगा। छोटी छोटी अमेंडमेंट है। और ये जो रिस्क पैरामीटर है, अब ये यहां पर नई जगह, पहले गुजरात में ही था, अब इन्होंने अंडमान में भी पहुंचा दिया है, नहीं आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में भी पहुंचा दिया है अलॉन्ग विद द गुजरात। तो अब 3 स्टेट कवर कर दिए इन्होंने। सर गुजरात तो है ही, साथ में आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में भी आपके ऊपर बायोमेट्रिक लग सकता है, ठीक है। खास अमेंडमेंट अगर आप ध्यान रखो तो इसमें खास अमेंडमेंट है बैंक वाली डिटेल, ये इंपॉर्टेंट है। फिजिकल प्रेजेंस ना हो तो भी चलेगा, और बैंक डिटेल अगर आपने नहीं किया तो सस्पेंशन हो जाएगा आपको। नई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है लिमिट्स। सर 30 दिन की जगह अब 90 और 180 दिन लिमिट हो चुकी है, बाकी तो ठीक है, ओके, ठीक है। आगे चलते हैं टैक्स इनवॉइसिंग में। सर आपके लिए यहां पे हो गया नई लिमिट है, पहले 500 करोड़ थी, ठीक है, अब 5 करोड़ हो गई। अगर आपकी किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 2017 से लेकर 18 तक एग्रीगेट टर्नओवर में 5 करोड़ या उससे ज्यादा फाइनेंशियल ईयर हो गई है तो आपकी कंपनी को ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी हुआ। पहले 500 करोड़ थी, अब 5 करोड़ की लिमिट चेंज हुई है, बट ये प्लीज ध्यान सुनना, एग्जाम में इस पे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। 500 करोड़ की जगह कितनी हो गई है? 5 करोड़। दूसरा है यहाँ पे कि अगर आपने कोई भी सर्विस दी है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, लोकल अथॉरिटी को या पीएसयू गवर्नमेंट एजेंसी सोलिली एस्टैब्लिश फॉर टीडीएस, तो उसके लिए आपको इनवॉइस की जो लिमिट है वो आपकी जितनी भी है वो है, ठीक है, रिक्वायर्ड है। मतलब आपको पहले अगर आपकी लिमिट ये 5 करोड़ से ऊपर जाएगी तो आपको इनवॉइसिंग मैंडेटरी है, ठीक है, नॉर्मल। टीडीएस टीसीएस में कुछ नहीं है, बेकार के है इसमें कि अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर हो अदर देन 95 तो आपका जितना भी टीसीएस कटा है वो आपके जीएसटीआर 8 में अब अवेलेबल होगा, पहले नहीं होता था, अब अवेलेबल होगा, ठीक है, 8A में अवेलेबल हो जाएगा। अच्छी अमेंडमेंट में 9 इंपॉर्टेंट आखिरी अमेंडमेंट, बस आखिरी अमेंडमेंट मेरे बच्चे, क्या कि आपको पता है जीएसटीआर 1 या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटीज आप नहीं फाइल कर सकते थे, आप जीएसटीआर 1 नहीं फाइल कर सकते थे अगर आपने इन 3 चीजों में से कर दिया। अब 3 तो हैं, उन्होंने 2 और इंसर्ट कर दिए। पहला क्या है कि अगर आपने जीएसटीआर 1 पिछले पीरियड की फाइल नहीं करी, अगर आप नॉर्मल स्कीम में हो तो
पिछले की हो गया होगी क्वार्टरली, तो अपने क्वार्टरली फाइल नहीं करी तो आप गए। जीएसटीआर 3 भी अगर आपने प्रीवियस मंथ की फाइल नहीं करी तो आप गए। और अगर क्यूआरएमपी स्कीम में हो तो आपने जीएसटी 1 या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी जो भी आपने क्यूआरएमपी स्कीम में क्वार्टरली वगैरह ले रखी है वो फाइल नहीं करी तो गए। मतलब अगर आप नॉर्मल में हो तो मंथली, जीएसटीआर 3B वगैरह अगर आपने मंथली फाइल नहीं करी तो, और क्यूआरएमपी में अगर क्वार्टरली आपने फाइल नहीं करी तो आपको सर अगली रिटर्न आप नहीं फाइल कर सकते। मतलब पहले आपको प्रीवियस फाइल करनी पड़ेगी तभी आगे कर सकते हो। अभी इन्होंने 2 कंडीशन लगा दी कि अगर आपने बैंक स्टेटमेंट, याद है बैंक डिटेल, वही नई लिमिट, बैंक डिटेल 30 दिन के अंदर सबमिट नहीं करे तो सर आप जीएसटीआर 1B फाइल नहीं कर सकते। और ये लास्ट और लीस्ट, ठीक है, अमेंडमेंट कह रहा है अगर आपका डिफरेंस आ रहा है क्या सर, जितना आपने जीएसटीआर 1 में सेल दिखाई, आउटवर्ड सप्लाई दिखाई और जीएसटीआर 3B में दिखाई, उन दोनों में डिफरेंस है, या आपने जीएसटीआर 2B में जितना आपको आईटीसी अवेलेबल था और जो आपने 3B में लिया एक्सेस है, ठीक है, या तो आपने अपनी लाइबिलिटी मतलब सेल दिखाई जीएसटीआर 1 में 10 लाख की लेकिन 3B में दिखाई 8 लाख, कम दिखाई, या फिर आपने आईटीसी आपको अवेलेबल था 1 लाख और आपने जीएसटीआर 3B में दिखा दी 1,20,000, तो उस केस में आपको एक सिस्टम जनरेटेड नोटिस आ जाएगा और उस नोटिस का 7 दिन के अंदर अंदर मेरे सब बच्चे आपको रिप्लाई ठोकना पड़ेगा। वो रिप्लाई क्या होगा, अपने सिस्टम जनरेटेड एक आपको पोर्टल पे भी आएगा और आपके ईमेल भी आएगा, ठीक है। रिप्लाई क्या करना पड़ेगा, या तो आप अपनी सारी लाइब्रेरी जो भी आपने एक्सेस आईटीसी ले रखा है या जितना आपने सेल कम दिखाई हुई है वो दिखाकर आप उस पर टैक्स भर दो विद इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50 के साथ में, या अगर आपको लगता है नहीं मैं सही हूं वहां गलत था तो रिस्पॉन्ड फाइल कर दो सफिशिएंट रीजन के साथ में। दोनों में से एक काम कर दो 7 दिन के अंदर अंदर, और अगर आपने कर दिया तो ठीक है और नहीं किया तो आखिरी पॉइंट कि सर आपके ऊपर डिमांड एंड रिकवरी के सेक्शन लग जाएंगे। 73 और 74 में आपको एक सो कॉस्ट नोटिस आ जाएगा, ठीक है। इस पर एक केस स्टडी पक्का एग्जाम में हो सकता है आपको नजर आ जाए। तो बस इतनी सी अमेंडमेंट है। ये अमेंडमेंट आपके मई जून वाले एग्जाम में भी थी, ये सितंबर में भी एप्लीकेबल है, तो कोई नई अमेंडमेंट नहीं है, बट हाँ जनवरी वालों के लिए नई अमेंडमेंट आएंगी। अभी आपके एग्जाम में आप इतनी अमेंडमेंट पढ़ के जाओ, बात खत्म, ठीक है। तो शॉर्ट में मैंने 25 मिनट में खत्म कर दिया आपको, पहले पार्ट का वो कर दिया, दूसरे पार्ट को यहाँ पे। आज के लिए इतना ही, कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट कर देना, ठीक है। और ऑफ कोर्स चैनल अगर लाइक नहीं सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच बच्चों।